नमस्कार, आप देख रहे हैं सप्त सिंधु और मैं हूं साक्षी पाठक। आपका स्वागत है हमारी इस खास सीरीज़ वो 15 दिन में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 14 एपिसोड्स में हमने 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात की थी और आज है 15वां यानी कि आखिरी एपिसोड, जिसमें हम बताएंगे कि 15 अगस्त 1947 के दिन क्या हुआ था। 15 अगस्त, आज की रात तो भारत मानो सोया ही नहीं है। कल रात से ही देश के कोने कोने में खुशी का माहौल है। इसलिए इस पृष्ठभूमि को देखते हुए कल के और आज के पाकिस्तान का निरुत्साहित वातावरण और भी स्पष्ट दिखाई देता है। रात भर शहर में घूम घूम कर स्वतंत्रता का आनंद लेने के पश्चात सभी लोग अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं और उन्हें इंतजार है आज सुबह के समाचार पत्रों का। भारत के स्वतंत्रता समारोह का वर्णन इन अखबारों ने कैसा किया होगा, लेकिन आज के अखबार कुछ देर से ही आए, क्योंकि सभी अखबारों को संविधान सभा के मध्य रात्रि वाले समाचार प्रकाशित करने थे। प्रत्येक अखबार ने आज 8 कॉलम का शीर्षक छापा है। दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम्स ने शीर्षक दिया है, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स। कलकत्ता के स्टेट्समैन का शीर्षक है, 2 डोमिनियंस आर बॉर्न। दिल्ली के हिंदुस्तान ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, शताब्दियों की दास्तां के बाद भारत में स्वतंत्रता की मंगल प्रभात। मुंबई का टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम। कराची से प्रकाशित होने वाला डॉन का शीर्षक है, बर्थ ऑफ पाकिस्तान एन इवेंट इन हिस्ट्री। कलकत्ता शहर भी रात भर जाग रहा था। जनता को देश की स्वतंत्रता के स्वाद का अनुभव पूरी तरह से लेना था। आज कलकत्ता के वातावरण में एक चमत्कारिक बदलाव दिखाई दे रहा है। कहीं से भी हिंदू मुस्लिम तनाव की कोई खबर नहीं है। मात्र 2-3 दिन पहले जो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, आज वही आपस में गले मिल रहे हैं। पूरे शहर में हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाए जा रहे हैं और निश्चित ही इस जादुई चमत्कार का पूरा श्रेय बेलिया घाट की हैदरी मंजिल जैसे साधारण हवेली में बैठे गांधी जी को ही जाता है। हैदरी मंजिल इन दिनों कलकत्ता वासियों के लिए एक तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है। कल से ही लोगों के जत्थे भले ही दूर से ही, लेकिन गांधी जी के दर्शनों के लिए लगातार चले आ रहे हैं। आज का दिन भी ऐसा ही रहेगा, ऐसी संभावना लग रही है। लेकिन गांधी जी के लिए आज का दिन हमेशा की तरह सामान्य ही है। प्रतिदिन के नियम अनुसार आज भी वे तड़के 3 बजे जाग गए थे। आज उन्होंने अपने कामों की सूची में शौचालय की सफाई का कार्य जोड़ा था और ये सारे कार्य संपन्न करके गांधी जी रोज की तरह प्रातः भ्रमण के लिए निकले। आज दिन भर वे उपवास रखने वाले थे और अधिकांश समय सूत कताई में ही बिताने वाले थे। इधर भारत में सुबह के 8:30 बज रहे हैं तो उधर सिंगापुर में सुबह के 11। आर्चर रोड, वाटरलू स्ट्रीट, सेरंगन रोड जैसे इलाकों में भारतीय समुदाय ने भारत की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं। उधर कलकत्ता बेलिया घाट में सुबह के 9 बजे हैं। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी अपने सारे उपकरण लेकर गांधी जी की प्रतिक्रिया के लिए आए हुए हैं, परंतु गांधी जी का उत्तर एकदम सपाट स्वर में ही है, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। परंतु उन्हें फिर से आग्रह किया गया कि यदि आज के दिन आप कोई संदेश नहीं देंगे तो वह ठीक नहीं लगेगा। इसके बावजूद गांधी जी का सीधा सपाट सा उत्तर है कि मेरे पास कोई संदेश नहीं है, यदि यह ठीक नहीं दिखता तो ऐसा ही सही। कुछ देर के बाद बीबीसी के प्रतिनिधि भी आए। इनका प्रसारण समूची दुनिया में होने वाला है, लेकिन गांधी जी ने उन्हें भी ठीक यही उत्तर दिया। दिल्ली वॉइस रीगल पैलेस, भूतपूर्व वॉइस रॉयल लोगों का निवास स्थान अर्थात राजप्रसाद, अब ये गवर्नमेंट हाउस हो गया है और भारत के पहले गवर्नर जनरल यानी कि माउंटबेटन आज यहीं पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इस गवर्नमेंट हाउस का विशाल दरबार हॉल आज के इस अवसर के लिए काफ़ी सजाया गया है। सुबह का समय होने के बावजूद हॉल में स्थित बड़े बड़े लाइट और झूमर प्रकाशमान किए गए हैं। ठीक 9 बजे औपचारिक कार्यक्रम शुरू हुआ। चांदी की तुरही बजाकर कार्यक्रम का आरंभ किया गया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सर हरिलाल जयकिशन दास कानिया के सामने कड़क पोशाक में लॉर्ड माउंटबेटन खड़े हुए। उन्होंने बाइबल का चुंबन लिया और अपनी शपथ का उच्चारण किया। पूरा दरबार हॉल मंत्री, संविधान सभा के सदस्यों और अधिकारियों से भर गया है।
थोड़ी देर बाद अर्थात लगभग सुबह 10 बजे पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गांधी जी से भेंट करने आए। ये भेंट बहुत ही हृदयस्पर्शी थी। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले दो तपस्वियों की थी ये भेंट। राजगोपालाचारी ने मिलते ही गांधी जी से कहा कि बापू, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपने तो कलकत्ता में बिल्कुल जादू ही कर दिया है। परंतु गांधी जी का उत्तर कुछ अलग ही था। वे बोले, परंतु मैं अभी कलकत्ता की स्थिति से संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक दंगों की आग में झुलसे हुए सभी लोग अपने अपने घरों को वापस नहीं लौटते, तब तक कोई खास काम हुआ है ऐसा मुझे नहीं लगता। राजा जी ने कल रात को संपन्न हुए कार्यक्रम के किस्से सुनाए। गांधी जी का आज उपवास था, इस कारण कुछ खाने का सवाल ही नहीं उठता था। लगभग 1 घंटे की भेंट के बाद राजा जी वापस निकले। उधर मुंबई में सुबह से ही तात्याराव यानी विनायक सावरकर कुछ खिन्न से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है और खंडित भारत की कल्पना उनके सीने में गहराई तक चुभ गई है। उन्हें ये बात स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है कि हम अपना देश अत्यंत दुर्बल लोगों के हाथों में सौंप रहे हैं। फिर भी स्वतंत्रता का आनंद तो है ही। यह स्वतंत्रता जिसके लिए 2 काले पानी की सजा भुगती, 15 वर्षों की नजरबंदी सही, समुद्र के उस अथाह पानी में छलांग भी लगाई, अंडमान की काल कोठरी का कष्ट सहन किया, कोलों में बैल की तरह लगकर तेल निकाला, खंडित क्यों ना हो, स्वतंत्रता आज हासिल तो हुई है। 10 बजने को है। हिंदू महासभा के अनेक कार्यकर्ता तात्याराव से भेंट करने आए हैं। उन सभी की उपस्थिति में क्रांतिवीर विनायक दामोदर सावरकर ने 2 ध्वज फहराए। पहला भगवा ध्वज जो कि अखंड हिंदुस्तान का प्रतीक है, और दूसरा भारत का राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा। दोनों ही ध्वजों को उन्होंने पुष्प अर्पित किए और कुछ देर स्तब्ध खड़े रहे। दिल्ली में सुबह के 10:30 बज रहे हैं और यहाँ पर आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में अशोक चक्र से अंकित तिरंगा फहराने का शासकीय कार्यक्रम है। वॉइस रीगल पैलेस से शपथ ग्रहण किए हुए सभी मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धीरे धीरे काउंसिल हाउस की तरफ आने लगे हैं। ये कार्यक्रम छोटा और सादा सा ही है। थोड़ी ही देर में नेहरू यहाँ पर राष्ट्रध्वज फहराने आने वाले हैं। छोटी पहाड़ी पर स्थित इस गोलाकार भवन काउंसिल हाउस के चारों तरफ भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी है। ये सभी स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। अंग्रेजों के शासन में सामान्य भारतीय के लिए स्थान पर प्रवेश प्रतिबंधित था, परंतु आज ऐसा नहीं है। इसलिए कौतूहल, आनंद, उत्साह, इन सभी भावनाओं से मिश्रित ये सैकड़ों लोग वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, गांधी और नेहरू की जय जयकार कर रहे हैं। आनंद और खुशी के मारे इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। नेहरू कार्यक्रम स्थल पर आते हैं। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी उनके साथ ही हैं। एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा पहाड़ी पर निर्मित इस काउंसिल हाउस में पहली बार ही तिरंगा फहराया जाने वाला है। चूंकि अभी राष्ट्रगीत कौन सा होगा ये निश्चित नहीं है, इसलिए सभी लोगों ने वंदे मातरम नारे का जय जयकार करते हुए आसमान गुंजा दिया है। दोपहर के 2 बज रहे हैं और लाहौर डीएवी कॉलेज के परिसर और हॉस्टल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित पंजाब सहायता समिति का शरणार्थी शिविर है। लाहौर मेडिकल कॉलेज के स्वयंसेवक, चिकित्सक, विद्यार्थी, कुछ महिला डॉक्टर और नर्सों ने आपस में मिलकर 20 खटिया वाला एक छोटा सा अस्पताल चलाना शुरू किया है। समूचे पश्चिम पंजाब से हिंदू और सिख अपने घर गृहस्थी, खेती बाड़ी, दुकान, कारखाने लवारिस अवस्था में छोड़कर सभी कुछ गंवाकर बेहद दयनीय अवस्था में इस शिविर में आते जा रहे हैं। कल रात से ही जहां उधर पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्रता समारोह उत्साह से मना रहा था, इधर परिस्थिति बहुत ही भयानक हो चली थी। हिंदुओं सिखों के जत्थे अपने प्राण बचाकर इस शिविर में पहुंच रहे हैं। उन सभी पर हुए अत्याचारों की कहानियां अक्षरश दिमाग सुन्न करने वाली हैं, भीषण क्रोध उत्पन्न करने वाली हैं और अनेक सिखों की बहनें, पत्नियों को मुस्लिम गुंडे उठा ले गए हैं, जबकि कुछ औरतों, लड़कियों ने कुओं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। जहां एक और दिल्ली के दरबार हॉल में मंत्रियों द्वारा शपथ लेने का कार्यक्रम चल रहा है, बेलियाघाट में गांधी जी बंगाल के मंत्रिमंडल को पत्र लिख रहे हैं, मुसलमानों को सुरक्षित रहने दो। और इधर लाहौर में मुस्लिम गुंडों द्वारा जख्मी हिंदुओं सिखों के लिए भोजन पहुंचाने वाले संघ स्वयंसेवक कुलवंत सिंह की दिन दहाड़े बीच रास्ते में चाकू घोंपकर हत्या कर दी है।
दिल्ली इंडिया गेट स्थित मैदान में भी सार्वजनिक रूप से तिरंगा फहराने का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हजारों लोगों की उपस्थिति से मैदान पूरी तरह भर गया है। बारिश के कारण कहीं कहीं कीचड़ है, परंतु लोगों को इसकी परवाह नहीं है। उनका उत्साह और आनंद चरम पर है। ठीक 4:30 बजे नेहरू यहाँ पर तिरंगा फहराते हैं। अभी अभी बारिश हुई है, इसलिए आकाश में ऊपर की तरफ जाते हुए तिरंगे के ठीक पीछे एक सुंदर सा इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। एक मंत्र मुग्ध करने वाला ये दृश्य है। लॉर्ड माउंटबेटन एकटक एक अलौकिक दृश्य देखते ही रह जाते हैं। कलकत्ता में शाम के 5:30 बजने वाले हैं और गांधी जी की आज की साय प्रार्थना बेलियाघाट के राशबागान मैदान में आयोजित की गई है। चूंकि स्वतंत्र भारत में गांधी जी की ये पहली साय प्रार्थना है, इस कारण ऐसा अनुमान है कि आज इसमें भारी भीड़ रहेगी। गांधी जी की जिद है कि वे पैदल ही उस मैदान तक जाएंगे। वैसे तो मैदान पास ही है, सामान्य दिनों में यहाँ 5 मिनट में ही पहुंचा जा सकता है, परंतु आज मैदान में बड़ी मात्रा में लोग एकत्रित हैं। 30,000 लोगों की क्षमता वाला मैदान पूरी तरह भर चुका है। इसलिए आज गांधी जी को मैदान में बने मंच तक पहुंचने में 20 मिनट लग गए। गांधी जी शांत और धीमे स्वरों में बोलने लगे। कल जो मैंने कहा था वही मैं आज दोहरा रहा हूँ। कलकत्ता के सभी हिंदू मुसलमानों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने एक असंभव कार्य को संभव बना दिया है। अब आप मुसलमानों को मंदिरों में प्रवेश दें और मुस्लिम बंधु हिंदुओं को मस्जिदों में। ऐसा करने से हिंदू मुस्लिम एकता और भी मजबूत होगी। कहीं कहीं पर मुझे अभी भी मुसलमानों को सताने के समाचार मिल रहे हैं, परंतु ये ध्यान रहे कि कलकत्ता और हावड़ा इन इलाकों में भी एक भी मुसलमान को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने कल मध्यरात्रि को राजभवन में घटित भीड़ द्वारा लूटपाट का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लोग ये सोच रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता मिल गई तो हम पर लगे हुए सारे प्रतिबंध समाप्त हो गए। हम चाहे जैसा आचरण कर सकते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। कल रात को राजभवन में भीड़ ने जो भी किया वह दुर्भाग्यपूर्ण था। हमें अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करना चाहिए और जो भी यूरोपीय बंधु भारत में ही रहना चाहते हैं, हम उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो कि हमें उनके द्वारा उपेक्षित है। शाम की इस प्रार्थना के बाद गांधी जी ने अपना 24 घंटे का उपवास नींबू का शरबत ग्रहण करके समाप्त किया। अनेक वर्षों का अंधकार समाप्त हुआ है और देश पुनः एक बार स्वतंत्र हुआ है। पिछली अनेक पीढ़ियों की गुलामी के कारण भारतीयों की दुर्बल हो चुकी मानसिकता को बदलना एक सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि विभाजन तो हो चुका है, परंतु नवनिर्मित पाकिस्तान से अधिक मुस्लिम जनसंख्या हिंदुस्तान में अभी भी मौजूद है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जनसंख्या की पूरी अदला बदली की योजना का जो आग्रह किया था, उसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। अभी देश के अनेक भागों में धार्मिक विद्वेष की आग लगी हुई है और वह आगे और फैलेगी, इसकी पूरी संभावना है। विस्थापितों का प्रश्न अभी मुंह बाए खड़ा है। कश्मीर का सवाल अभी भी हल नहीं हुआ है। देश के बीचों बीच स्थित निज़ाम की रियासत आज भी हिंदुस्तान में शामिल नहीं है और हिंदुओं को लगातार कष्ट दे रही है। गोवा अभी भी पुर्तगाल के कब्जे में है। पौंडीचेरी, चंद नगर भी अभी हिंदुस्तान में वापस नहीं आए हैं। उधर नेहरू की जिद के कारण खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व वाला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी भारत ने गंवा दिया है। आज के दिन स्वतंत्रता का स्वागत करते समय जब भारत का ये चित्र देखते हैं तो हमारी छाती फटती है। ये सभी भूभाग शामिल नहीं होने से रक्षात्मक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से भारत बेहद कमज़ोर दिखाई दे रहा है। हमारे नेतृत्व की कमज़ोरी और दूरदृष्टि नहीं होने के कारण देश के भविष्य के सामने एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। स्वतंत्र होकर ये देश जब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है तो इन सभी कठिन प्रश्नों की एक लंबी सूची हमारे सामने नृत्य कर रही है। एक मजबूत, दमदार और दूरदृष्टि वाले नेतृत्व के हाथों में यह देश सौंपा जाए, तभी इस देश का भविष्य उज्जवल होगा। ये सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है और हम आशा करते हैं कि आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी। यदि आप ऐसे ही हमारे देश और इसके इतिहास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सप्त सिंधु सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।